हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम डेफिनेशंस लगभग ख़त्म कर रहे हैं और हमने वाटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में काफ़ी बात की थी। वाटर की प्रॉपर्टीज़ में एक दो पॉइंट्स और भी हैं दैट वी शुड कीप इन माइंड। जैसे हमने कहा था कि वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन जो होता है वो इस तरीके से लिखते हैं H प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस। साथ में आपने कहा था कि Ka ऑफ वाटर या Kb ऑफ वाटर वो एक ही बात होती है and that is equal to H plus concentration OH minus concentration upon water की concentration जो कि फिक्स्ड होती है 55.55। यहाँ से हमने ये देखा भी था कि Ka जो है वाटर का या Kb ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस कम्स आउट टू बी कितना 1.8 × 10⁻⁻16। तो कई बार हम pKa भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो pKa कितना हो गया, pKa ऑफ वाटर इवन pKb ऑफ वाटर वो तो एक ही बात है, दैट इज 16 माइनस लॉग 1.8 तो 15.74 ये वैल्यू होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। दिस इज द वैल्यू। log 2 की वैल्यू लगभग 0.3 के बराबर होती है, तो 15.74 के आसपास ये वैल्यू आती है। यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यू। अच्छा, एक बात तो क्लियर है, फॉर एन एसिड, किसी एसिड के लिए Ka जितना ज्यादा होगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज्यादा होगी, मगर pKa जितना ज्यादा होगा, pK तो नेगेटिव लॉगरिदम है, Ka जितना ज्यादा होगा pK उतना कम होगा। अगर pK ज्यादा है तो इसका मतलब Ka लो है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड लो होगी। सिमिलरली फॉर ए बेस क्या बोलोगे, अगर Kb ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस ज्यादा होगा, और यदि pKb अगर ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस लो होगा। कट तो नहीं गया राइट साइड में, एक बार जरा चेक कर लें। नहीं ठीक है, बच गया है। तो ये बातें भी ध्यान दे। तो Ka, Kb, pK, pKb दे आर द इंडिकेटर के कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब कितनी ज़्यादा मात्रा में H प्लस देगा, कौन कितना कैसा बेस है, मतलब कितना ज़्यादा OH माइनस फर्निश करेगा सॉल्यूशन के अंदर। तो इस तरीके से भी आप ये बात कहते हो। यहीं पे एक बात और निकल के आती है, एज ए नोट करके लिखेंगे। 1, अब पानी के अंदर, वाटर के अंदर H प्लस और OH माइनस फ्री फॉर्म में नहीं रहते, दे रिमेन हाइड्रेटेड। तो H प्लस एंड OH माइनस आर नॉट प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, इन फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में नहीं रहते। H प्लस तो वाटर से कंबाइन करने के बाद H3O प्लस बना लेता है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो याद रखो, किसी क्वेश्चन में अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन पूछ रहे हैं या H3O प्लस की कंसेंट्रेशन पूछ रहे हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। क्वेश्चन कहे कि हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में क्या होगी, मतलब आपको H प्लस कंसेंट्रेशन ही बताना है, क्योंकि H प्लस एक्सटेंसिवली हाइड्रेट हो जाता है एंड रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ H3O प्लस। नॉट ओनली दिस, ये फर्दर हाइड्रेट होता है और वाटर मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, जैसे H5O2 प्लस, H7O3 प्लस। in fact a small amount of एक और वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो तो H5 में तो और, तो H5O2 प्लस, H7O3 प्लस एक्सेट्रा आर फाउंड। A small amount of this is also found in aqueous solution. बट हम तो ये सब इग्नोर करके चलते हैं। हमसे कोई कह रहे हैं कि H प्लस की कंसेंट्रेशन, H प्लस लिख लो यहाँ, H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है, तो मतलब H3O प्लस की कंसेंट्रेशन बतलानी है, और H3O प्लस पूछा है मतलब H प्लस की कंसेंट्रेशन बतानी है। सिमिलरली OH minus gets hydrated
टू फॉर्म, एक H2O जोड़ दोगे तो H3O2 माइनस, इस फॉर्म में रहता है ये। H2O जोड़ दो इसमें तो H3O2 माइनस के फॉर्म में रहता है हाइड्रेट होने के बाद में। लेकिन इनका ये कभी आता नहीं है, कभी आ जाए तो सरप्राइज ना हो अनप्लेजेंटली, तो पता होना चाहिए बच्चों को। साथ ही साथ कई बार वाटर के रेस्पेक्ट में H3O+ का एसिडिक स्ट्रेंथ हम उसका pK फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे, पहले ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। जैसे सेकंड पॉइंट, अगर मैं वाटर को बेस मान लूं तो बताओ H3O+ क्या बन गया उसका? कंजुगेट एसिड। यही तो हुआ। तो अगर कह सकता हूं मैं कि pKa ऑफ H3O+ प्लस pKb ऑफ H2O विल बी इक्वल टू pKw। फॉर्मूला पढ़ा है ना कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, वही है ये। और ये तो हमें पता है 15.74, तो pKa की वैल्यू H3O+ की आ जाती है 14 माइनस 15.74, सो द वैल्यू कम्स आउट टू -1.74। याद रखना ये वैल्यू। तो H3O+ इज इनफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और कोई भी एसिड जो है जिसका pK इससे भी कम होगा will be a stronger acid, will be a strong acid. तो any acid stronger than H3O+ is considered to be strong acid, completely ionized. वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। और ऐसे में केसेस होते भी हैं, जैसे HClO4, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी होता है। तो HClO4 HI ये याद भी रखना होता है, HBr HCl HNO3 ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। और जैसे H3PO4 ये रिलेटिवली वीक एसिड है, HCOH CH3COOH वाटर इस टाइप से। HCN भी ले सकते हो, HCN तो काफी वीक एसिड में शामिल होता है। HCN ये सब क्या है? डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, यहां तक पूरे आयोनाइज हो जाते हैं पानी के अंदर, फिर भी इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, इसके जस्ट बाद यही बात करने वाले हैं हम। इसे बोलेंगे लेवलिंग सॉल्वेंट और लेवलिंग इफेक्ट। और ये वीक एसिड्स हैं। और ये जो ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है। डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया कि घटता हुआ ऑर्डर है ये H+ देने का, कि मतलब एक मोलर कंसेंट्रेशन हो तो सबसे कम H+ कौन देगा? HCN, और उससे ज़्यादा एसिडिक एसिड, उससे ज़्यादा फॉर्मिक एसिड एंड सो ऑन। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये याद भी रखना, कई बार इंपॉर्टेंट भी होता है, पूछा जाता है ये। ऐसे ही जो बात हमने यहां कही, अगर मैं H2O को एसिड मान लूं तो एक बात तो पक्की है, मैं OH- को क्या ले सकता हूं? बेस। कौन सा? कंजुगेट बेस। अगर मैं H2O को एसिड मान लूं तो OH- को क्या मान सकता हूं? कंजुगेट बेस। तो एसिड के लिए मतलब K ऑफ pK, ऐसे लिख लो, pK ऑफ H2O प्लस pKb, दोबारा से लिखो सही से, pK ऑफ वाटर प्लस pKb ऑफ OH- इज इक्वल टू pKw। pKw की वैल्यू कुछ क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ रही हो तो हम 25 डिग्री मानते हुए क्या मान लेते हैं? 14। अब pKa ऑफ वाटर तो हमें पता है कितना? 15.74 प्लस pKb अगर निकालना चाहें OH- का, सो वुड बी इक्वल टू 14। तो pKb ऑफ OH- वुड बी -1.74, ये भी -1.74 है।
कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। तो कोई भी बेस स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो एनी बेस stronger than OH minus is a strong base। हालांकि OH माइनस भी स्ट्रॉन्ग बेस है, H3O प्लस भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एक तरीके से H3O कंजुगेट एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इंक्लूडिंग इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इंक्लूडिंग OH माइनस ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एनी बेस स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्ग बेस। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट होता है, यही एक बॉर्डर लाइन है। जैसे कौन? ऑक्साइड आयन, जैसे H माइनस, जैसे CH3 माइनस, NH2 माइनस, ये सब क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। कंफ्यूज मत होना इस तरीके से। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इसके लिए था, राइट? तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस हैं। मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये है कि पानी में डाल दोगे तो दे विल प्रोड्यूस OH माइनस। कैसे? यहां जगह नहीं मिल रही, मैं अगली स्क्रीन पर लिखूंगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट्स। जेईई एडवांस्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो कई बच्चों से नहीं हो पाएगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्रॉपरली। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं। बढ़ो थोड़ा आगे। जैसे ऑक्साइड आयन को वाटर से रिएक्शन कराओ तो ये OH माइनस बना लेगा। और मान लो एमाइड आयन है, वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ये वाटर से H प्लस ले लेगा और अमोनिया प्लस OH माइनस। ऐसे ही मिथाइल आयन, कोई भी कार्बन आयन जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं एंड दिस विल फॉर्म CH4 प्लस OH माइनस। इवन H माइनस ये तो बिल्कुल छटपटा रहा होता है H2 बनाने के लिए, प्लस OH माइनस। So like that. So all these are strong bases. ये ध्यान देना है आपको। तो इस तरीके से बच्चों आप ये बात कहते हो, ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ये वेरी भी लगा दो। गॉट इट? तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे दैट यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर के अंदर H प्लस फ्री फॉर्म में नहीं रहता, H3O प्लस के फॉर्म में रहता है। OH माइनस भी फ्री नहीं रहता, वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रेट होके H3O2 माइनस के फॉर्म में रहता है। बट क्वेश्चन में आपको पूरे चैप्टर में जहां तहां pH मिलेगी, POH मिलेगा, वही कैलकुलेट करने हैं। तो आप नॉर्मली जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वैसे ही करोगे। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। ये प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हो गया, हमें जो बात कहनी थी वी हैव स्पोकन। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। कुछ और एक दो टर्म्स हैं, उसके बाद बस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स चालू हो जाएंगे। जैसे एक टर्म डिफाइन करते हैं, सॉल्ट्स कंटेनिंग एम्फीप्रोटिक एनायंस। एम्फीप्रोटिक एनायंस। एम्फीप्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन लूज भी कर सके और प्रोटॉन गेन भी कर सके। एम्फी मतलब बोथ, प्रोटॉन मतलब जिसमें प्रोटॉन लूज भी कर सके, गेन भी कर सके पानी के अंदर। तो ये वो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट्स विच कंटेन एट लीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन, जिनमें कम से कम एक एसिडिक हाइड्रोजन हो, ऐसे सॉल्ट्स भी होने जरूरी हैं ये। तो जैसे मान लो क्या क्या बोलोगे, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHS, NaHC2O4 ऑक्सैलिक एसिड का डेरिवेटिव, NaH2PO4, Na2HPO4, NaH2PO3 एटसेट्रा। ये सब एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स हैं, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स कंटेनिंग एम्फीप्रोटिक एनायंस हैं। जैसे यही ले लो एग्जांपल, सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे
फॉर एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड है, इसे पानी में डुबो दो तो अपेरेंटली टूट जाएगा Na+ में एक्वस और बाइकार्बोनेट, और यही बाइकार्बोनेट जो अनायन है यही एम्फीप्रोटिक अनायन है। कटा तो नहीं, चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो यही एम्फीप्रोटिक अनायन है, ठीक है। तो ये कैसे बिहेव करेगा, देखो HCO3- ये वाटर के साथ में प्रोटॉन लूज भी करेगा इस तरीके से H3O+ प्लस कार्बोनेट आयन, और ये HCO3- वाटर के साथ दूसरे तरीके से बिहेव भी कर सकता है, ये प्रोटॉन ले भी सकता है, तो H2CO3 प्लस OH-। पहली वाली में H+ बन गया, H3O+ इज नथिंग बट H+, और यहां OH- बन गया, तो ये वाली रिएक्शन तो हो गई बिहेविंग एज एन एसिड, और ये वाली बिहेविंग एज बेस, क्योंकि OH- दे रहा है तो बेस, और पहली वाली एसिड की तरह बिहेव कर रही, तो एक तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट में एसिडिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी है। तो कहने का मतलब यह है एम्फीप्रोटिक का मतलब विच कैन लूज प्रोटॉन एज वेल एज गेन प्रोटॉन इन वाटर। प्रोटॉन लूज भी कर रहा है, गेन भी कर रहा है, तो इसलिए एम्फीप्रोटिक प्रोटॉन लूज भी करे और गेन भी करे। तो ऐसे कंपाउंड्स के अंदर एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर होता है। तो कहते भी हैं NaHCO3 हैज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। इन सॉल्यूशंस की पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताएंगे आपको। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हैज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। ये बात आप कह भी सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से भी रिएक्शन करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन करता है। नेक्स्ट स्क्रीन पर लेंगे, पहले ये वाली बात नोट करो, लिखो। तो जैसे NaHCO3 है, जैसे मैंने कहा ये आप HCl से रिएक्शन कराओ तो बना लेगा H2CO3 प्लस NaCl, और बेस से रिएक्शन कराओ NaOH तो बना लेगा Na2CO3 प्लस H2O। दोनों तरीके से बिहेवियर शो कर रहा है। बेसिक है फर्स्ट रिएक्शन में क्योंकि HCl से रिएक्शन कर रहा है, और एसिडिक है सेकंड रिएक्शन में क्योंकि NaOH से रिएक्शन कर रहा है। तो हैविंग बोथ एसिडिक एंड एज वेल एज बेसिक नेचर। अब मान लो कई बार क्वेश्चन आते हैं कि विच डज नॉट कंटेन एम्फीप्रोटिक अनायन। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बताओ इनमें से किसमें एम्फीप्रोटिक अनायन नहीं है। 4 ऑप्शन दे देंगे, Na2HPO3, Na2HPO4, NaHS, NaHC2O4। आप ही बताओ ढूंढ करके। हालांकि ये कॉन्सेप्ट हम पहले बात कर चुके हैं, इस ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम किसी और रेफरेंस में कोई क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको। करो सॉल्व। हाँ भाई, क्या आंसर आया बताओ। फर्स्ट वन इज द आंसर। बाकी सब में एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है,
ये एसिडिक हाइड्रोजन है। एम्फीप्रोटिक के लिए पहचान ही है कि शुड हैव एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन। यहां कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो आंसर क्या बोलोगे? Na2HCO3 नहीं, Na2HPO4। Na2HPO4 फॉस्फोरस है, ये सही से लिखते हैं। हैज नो एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों? जरा देखना ये किसका डेरिवेटिव है। ये डेरिवेटिव है H3PO2 का, H3PO3 का, जिसकी स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ी थी हमने, मैं बता चुका हूं। ये थी स्ट्रक्चर, दो एसिडिक हाइड्रोजन थे, दोनों ही आपने उड़ा दिए NaOH से, तो दो सोडियम आयन आ तो गए यहां। Na2HPO4 इंडिकेट्स दैट दोनों एसिडिक हाइड्रोजन उड़ा चुके हो, तो ये हाइड्रोजन तो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है। रिड्यूसिंग हाइड्रोजन का मतलब इसी हाइड्रोजन की वजह से, इसी pH बॉन्ड की वजह से दिस कंपाउंड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग नेचर का बनता है कंपाउंड। हालांकि ये रिड्यूसिंग नेचर वाली बात हम बाद में डिटेल में करेंगे जब हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। पी ब्लॉक में, मोस्टली पी ब्लॉक में आते हैं सब कंपाउंड्स, वी टॉक अबाउट दैम। क्लियर? तो ये था एम्फीप्रोटिक एनायन। सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीप्रोटिक एनायन। अब एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, वो है लेवलिंग इफेक्ट और लेवलिंग सॉल्वेंट। लिखो पूरी बात पहले, ये नेक्स्ट स्क्रीन पे लेंगे। हेडिंग लिखो लेवलिंग इफेक्ट। क्या है लेवलिंग इफेक्ट? थोड़ा सा लिखना बंद कर दो, मेरी बात सुन लो फिर मैं लिखना। जैसे HCl को पानी में डुबो आप, तो पूरा टूट जाता है। पूरा टूट मतलब ये मैंने जो एरो लगाया है कि फॉरवर्ड बहुत बड़ा एरो, बैकवर्ड छोटा एरो, इंडिकेटिंग दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड। ऐसे ही HBr है, ऐसे ही HI है, आपने 3 बीकर लिए, उन 3 बीकर में 1-1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया है, सबकी कंसंट्रेशन 1m 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 थी। ये रहे 3 बीकर। यहां 1m HCl, 1m HBr, ऑफ कोर्स एक्वस है सब, 1m HI। तो ये एक्वस सॉल्यूशंस है बच्चों। 1m HCl, 1m HBr, 1m HI, ये 3 सॉल्यूशंस हैं। तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ऑल 3 आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स इन वाटर। तीनों ही लगभग पूरे आयोनाइज हो जाते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड। तो ऑल 3 एसिड्स, all these 3 acids HCl, HBr, HI are almost completely ionized and hence are equally strong acid in water। HCl है, 1 मोलर था, उसने 1 मोल H प्लस दे दिया। ये 1 मोलर, ये 1 मोलर, ये 1 मोलर, ये भी 1m कंसंट्रेशन मिल गई, ये भी 1m कंसंट्रेशन मिल गई, ये भी 1m कंसंट्रेशन मिल गई। अब मैं आपसे पूछ लूं कि HCl को पानी में डुबोया, पूरा टूट गया, HBr पानी में टूट गया, HI पूरा टूट गया। बताओ तीनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड? आप कैसे कहोगे तीनों में कौन स्ट्रॉन्ग? जो ज्यादा H प्लस देगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये तो तीनों बराबर मात्रा में H प्लस दे रहे हैं, तो इसका मतलब तीनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो दे आर इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। इसका मतलब वाटर के अंदर
इन एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर ने तो इन तीनों को बराबर मात्रा में तोड़ दिया। तो वाटर हैज ब्रॉट दीज एसिड्स ऑन द सेम लेवल ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, दैट्स वाई सेम लेवल, एक ही लेवल पे ले आया। पानी जो है इन तीनों को बराबर तोड़ रहा है, एक लेवल पे लाकर रख दिया। तो वाटर इज कॉल्ड लेवलिंग सॉल्वेंट फॉर दीज एसिड्स एंड एसिडिक स्ट्रेंथ कैन नॉट बी कंपेयर्ड फॉर सच एसिड्स इन वाटर। तो लिखो वाटर हैज ब्रॉट these acids on same level of acidic strength and hence water is called leveling solvent and the effect is known as लेवलिंग इफेक्ट। ये था वो पॉइंट, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पानी के अंदर HCl, HBr, HI बराबर मात्रा में H प्लस देते हैं, बराबर मात्रा में ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज हो जाते हैं, और HCl, HBr, HI इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकते। तो वाटर हैज ब्रॉट दीज एसिड्स on same level of acidic strength and hence water is called leveling solvent. The effect is known as leveling effect. इसका मतलब leveling solvent में acidic strength cannot be compared. So acidic strength can't be compared in leveling solvent. तो लेवलिंग सॉल्वेंट के अंदर जैसे पानी है, यहां पानी है इन एसिड्स के लिए, तो वाटर इज द लेवलिंग सॉल्वेंट फॉर दीज एसिड्स। तो पानी के अंदर आप इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकते। अब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर तो करनी है, तो कहां करें? अगर ये एसिड हैं तो पानी क्या बनेगा? बेस बनेगा। तो कोई वीकर बेस लो, वीकर बेस देन वाटर, वहां ये पार्शियली आयनाइज होंगे। जैसे मैं अगली स्क्रीन पर लूंगा, इस बात को पहले पूरी बात नोट करो। तो कहने का मतलब टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड्स, जैसे कौन? HCl, HBr, HI टाइप्स, so called strong acids. So to compare acidic strength of these acids, we should use a solvent which is a weaker base than water. वाटर से वीकर बेस लो कोई, जैसे कौन? फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सॉल्वेंट ले लिया हमने एसिडिक एसिड, अब HCl को डुबो एसिडिक एसिड में। अब रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की हो गई। अब 100% कंप्लीटली फॉरवर्ड नहीं जाएगी। HCl, वैसे तो हमें पता है HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है देन एसिडिक एसिड, तो HCl कहेगा मेरा H प्लस ले, और मैं तो कन्वर्ट हो जाता हूं Cl माइनस में, और CH3COOH2 प्लस ये बनेगा। तो HCl कहेगा H प्लस ले, मैं तो Cl में कन्वर्ट हो रहा हूं। ये भी तो कहेगा अरे भैया मैं भी तो एसिड हूं। एसिडिक एसिड भी तो कहेगा, रेजिस्ट तो करेगा ना। हाँ, लेकिन मानना पड़ेगा बेचारे एसिडिक एसिड को कि कमजोर है, वीकर एसिड है ये। CH3COOH इज वीकर एसिड
then HCl. So it behaves as base here. तो उसे H+ लेना पड़ेगा, मतलब ये कहेगा तो सही ना ले रहा मैं, तो HCl कहेगा डंडा देखा है, मैं मजबूत हूं, आई एम स्ट्रॉन्गर। अब भैया देखो, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये कहावत है ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। चौधरी तो चौधरी होते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एसिडिक एसिड को मानना तो पड़ेगा, हालांकि वो रेजिस्ट करेगा। तो HCl भी H+ देगा तो सही, बट एसिडिक एसिड रेजिस्ट करेगा और HCl पूरा H+ लूज नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। पता चला फॉर एग्जाम्पल 70% टूटा, ऐसे ही HBr भी एसिडिक एसिड के साथ बनाएगा। ऐसे ही HI, पता चला ये रिएक्शन 50% आगे बढ़ी, ये 65% आगे बढ़ी और ये 75% आगे बढ़ी यील्ड ऑफ द रिएक्शन। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन टूटा? HI टूटा। तो HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HBr देन HCl। ऐसे फाइंड आउट करते हैं। पानी में ना कंपेयर कर सकते एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें ऐसे एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कहां कंपेयर करनी होती है? कोई वीकर बेस देन वाटर लाइक फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड। तो एसिडिक एसिड के अंदर तीनों को डुबाते हैं, 1m कंसंट्रेशन लेते हैं, तो पता चला HCl 50% टूटा, HBr 65%। एग्जाम्पल ले रहा हूं, जरूरी नहीं है इतने टूटे, समझाने के लिए है। और HI 75%। तो HI is said to be the stronger acid than HBr is stronger than HCl। आ गई बात समझ में? So this is decreasing acidic strength। आ गई। अब ऐसे में एसिडिक एसिड में हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर पाए, तो एसिडिक एसिड इन दिस केस इज कॉल्ड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। व्हाई डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट? बिकॉज इट डिफरेंशिएटेड इन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HCl, HBr एंड HI। तो ऐसे में ये कहलाता है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, इसने डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेसिस जो पानी के अंदर होते हैं, किसी सॉल्वेंट के अंदर, किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर उनकी एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ आप जब मेजर कर पाते हो और एसिडिक स्ट्रेंथ आप कंपेयर कर पाते हो, तो ऐसे सॉल्वेंट को बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। आ गई बात समझ में? बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे NaOH, KOH, RbOH, CSOH, ये सब जो बेसिस हैं पानी के अंदर, तो ये पूरे टूट जाते हैं। तो वाटर इज अ लेवलिंग सॉल्वेंट फॉर NaOH, KOH, बट अमोनिया के अंदर नहीं टूटते, तो अमोनिया इज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। मान लो एक क्वेश्चन भी कह दे, मैं तो पूरी बात कह चुका, आई हैव स्पोकन कंप्लीटली, आई हैव एक्सप्लेन्ड द लेवलिंग सॉल्वेंट, लेवलिंग इफेक्ट एंड ऑल्सो द डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। एसिडिक स्ट्रेंथ कहीं तो कंपेयर होगी ना, उसी के बेसिस पे तो थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, जिसमें H+ है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। लिखो, नोट करो। एक सवाल लेते हैं इसके ऊपर छोटा सा, वी विल टेक ए स्मॉल क्वेश्चन ऑन इट। जिस मान लो क्वेश्चन ऐसे कह दी, फॉर कंपेयरिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ KOH, NaOH, RbOH, CSOH, differentiating solvent is मान लो HCOH, वाटर, अमोनिया, लिक्विड अमोनिया ऑफ कोर्स, एंड D मान लो एसिडिक एसिड। तो बताओ KOH, NaOH पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो पानी क्या हो गया? एसिड हो गया।
तो KOH पानी में जब पूरा टूट जाता है तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में दौड़ के पूरा टूटेगा, क्योंकि ये तो एसिड है अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग। तो फिर क्या हमें KOH अगर बेस है तो वाटर से वीक एसिड लेना होगा, और वाटर से वीक एसिड कौन है? अमोनिया। तो अमोनिया इज द आंसर। ये है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। तो एक तरीके से HCOH, H2O एंड एसिटिक एसिड ऑल विल बिहेव एज लेवलिंग सॉल्वेंट फॉर these acids. तो HCOH, water, CH3COH acts as a leveling solvent for bases like कौन? NaOH, KOH, RbOH, CSOH एक्सेट्रा, ये लेवलिंग सॉल्वेंट हैं। अरे जब पानी में ही पूरे टूट जाते हैं तो एसिडिक एसिड या फॉर्मिक एसिड में तो दौड़ के टूटेंगे, वो तो और स्ट्रॉन्गर एसिड हैं। समझ में आ गई बात? तो बच्चों ये थे थ्योरी वाइज चीज़ें तो हो गई। अब मेन मुद्दा आता है, वी हैव टू कैलकुलेट pH फॉर द वेरियस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। तो पूरे चैप्टर में हमारा चैप्टर, टू बी वेरी फ्रैंक, चैप्टर के 4 मेन पार्ट हैं। पहला पार्ट है बेसिक डेफिनेशंस जो अभी खत्म हुई हैं, बेसिक डेफिनेशंस एंड pH कैलकुलेशंस ऑफ एसिड एंड बेस। दूसरा पार्ट है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तीसरा पार्ट है बफर सॉल्यूशंस एंड टाइट्रेशंस एंड द लास्ट पार्ट इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम ऑफ सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या है यही तो डिटेल में हमें पढ़ते जाना है। चैप्टर थोड़ा लंबा होता है ये, बट थोड़ा सिस्टमेटिकली पढ़ो तो फिर मुश्किल नहीं लगता, जैसे मैंने पहले भी कहा था। तो ये पूरी बात नोट करो। वी शैल मूव टू द कैलकुलेशन ऑफ pH। चलो भाई बच्चों, आगे बढ़ते हैं आयन इक्विलिब्रियम में। अब हमें pH कैलकुलेशन सीखनी है। थ्योरी वाइज तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो हेडिंग लिखो, जैसे मैंने कहा कि अब चैप्टर के 4 पार्ट हैं, pH कैलकुलेशन ऑफ एसिड एंड बेस, अभी यही लेंगे। तो लिखो pH कैलकुलेशंस। pH कैलकुलेशंस, pH कैलकुलेशन किसी भी H+ कंसेंट्रेशन अगर आ जाए तो pH कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले सबसे इजी बात करते हैं, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन। pH ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स हैं HClO4, मैंने पहले बताया भी था, HI, HBr, HCl, HNO3, इवन H2SO4, ये सब। और कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस एल्कली मेटल्स के, जैसे NaOH, KOH, RbOH, CSOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा लेस सॉल्युबल होता है, बट स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम ये बात कहते हैं pH ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन। चलो एग्जांपल लेके चलते हैं। अच्छा, एसिड्स का सिंबल हम ये यूज करते हैं, जैसे Ha, ये एक मोनोबेसिक एसिड हुआ। जैसे H2A, ये सिंबल H2A का मतलब 2 एसिडिक हाइड्रोजन हैं, तो डाई बेसिक एसिड हुआ। जैसे H3A, तो क्या सिंबल हो गया? ट्राई बेसिक एसिड। अब ये वीक भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकते हैं। अभी तो खैर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं। ऐसे कोई बेस है तो जैसे BOH, मोनो एसिडिक बेस,
मोनो एसिडिक बेस जैसे कौन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या NaOH, इस टाइप के। BOH ट्वाइस जैसे डाई एसिडिक बेस हो गया, इसे बोलेंगे डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस के एग्जांपल जैसे कौन, जैसे N2H4OH ट्वाइस, हाइड्रोजीन, ये हाइड्रोजीन है, या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड, इस टाइप के एग्जांपल। कट तो नहीं गया, जरा राइट साइड में एक बार चेक कर लो। नहीं ठीक है। तो H2A इस तरीके से हम कहते हैं। हम तो बात कर रहे हैं अभी pH ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कोई मान लो मोनोप्रोटिक एसिड, जैसे एग्जांपल HCl ले लो यार, H प्लस प्लस Cl माइनस, H प्लस प्लस Cl माइनस, ये हुआ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मान लो कंसंट्रेशन इसकी C मोल पर लीटर है इनिशियली, बट पानी में तो ये आप जानते ही हो कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है, तो ये जीरो हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, पूरा टूट गया, तो यहाँ इक्विलिब्रियम साइन की भी जरूरत नहीं है, आप तो सिंगल एरो से काम चलेगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या बन गया, ये C मोल पर लीटर, ये C मोल पर लीटर। बट नहीं, ध्यान दो, थोड़ा सा H प्लस पानी से भी तो आएगा, है तो पानी में डूबे हुए ना, हालांकि पानी से बहुत कम आएगा, बट आएगा तो सही, हमें एनालाइज तो करना ही पड़ेगा। तो वाटर का इक्विलिब्रियम तो हमेशा एस्टैब्लिश्ड रहेगा, और वाटर का इक्विलिब्रियम क्या है, H2O लिक्विड, एंड दिस इज H प्लस प्लस OH माइनस। ये वाटर का इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश्ड रहेगा ही रहेगा। अब वैसे तो इसकी कंसंट्रेशन वाटर की क्या होती है, 1000/18 माइनस, अब इसमें से कुछ X खर्च हुआ, वाटर X टूटा, तो क्या बना X, क्या बना X। सर X क्यों ले रहे हो, हमें तो पता है ना, कुछ ना कहा जाए तो क्वेश्चन में टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, हमें तो पता है कि ये जो H प्लस बनेगा वो 10⁻⁻7 होगा। आपने सिखाया हमें कि 10⁻⁻7 है। अरे रुको रुको रुको, कॉमन आयन इफेक्ट, प्योर वाटर ना है ये, प्योर वाटर होता तो इससे आयोनाइज होने के बाद जो H प्लस या OH माइनस की कंसेंट्रेशन आती वो कितनी आती, 10⁻⁻7 m। प्योर वाटर ना है मेरे भैया, साथ में HCl भी है, और HCl ने काफी अच्छी खासी कंसेंट्रेशन में H प्लस फर्निश किया हुआ है C मोल पर लीटर। तो H प्लस की कंसेंट्रेशन जब बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, कॉमन आयन इफेक्ट। तो HCl इज एक्सर्टिंग अ कॉमन आयन इफेक्ट ऑन अ वीक एसिड H2O। कॉमन आयन इफेक्ट हमेशा वीक एसिड या वीक बेस या वीक इलेक्ट्रोलाइट पे लगता है, स्ट्रॉन्ग पे नहीं लगता। स्ट्रॉन्ग तो कुछ भी हो, वो तो पूरा टूट रहा है तो पूरा टूटेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये X होगा, नहीं ये 10⁻⁻7 m नहीं होगा, उससे कम होगा। कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ चुके हैं, कॉमन आयन इफेक्ट शुरुआत में इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर। भैया अभी पानी के अंदर HCl डुबोया है, HCl से H प्लस आएगा, वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, H प्लस की कंसेंट्रेशन काफी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द HCl, बिकॉज ऑफ दैट इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो पता चला ये जो वाटर टूट रहा है वो 10⁻⁻7 H प्लस नहीं देगा, 10⁻⁻7 m नहीं देगा, H प्लस कम देगा। तो इसका मतलब ऑफकोर्स, हालांकि टोटल H प्लस कितना हो गया, H प्लस X तो आया था यहां से, प्लस HCl से कितना आया, C। ये पक्की बात है कि X इज लेस देन 10⁻⁻7 m, कॉमन आयन इफेक्ट। आई बात। सो दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट। अब वाटर का इक्विलिब्रियम तो हमेशा स्टैब्लिश्ड है, आपको ये तो पता ही है कि Kw इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। ये तो हमेशा एप्लीकेबल, पानी के अंदर ये इक्वेशन हमेशा एप्लीकेबल होगी। एंड व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, X प्लस C, एंड व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, X इज इक्वल टू Kw। Kw की वैल्यू तो पता है, क्वेश्चन में कुछ ना दिया जाए तो टेम्परेचर 25 डिग्री मानते हुए क्या ले लेंगे, 10⁻⁻14। इसको बोल दिया इक्वेशन 1 क्या, इसे सॉल्व कर लो, X की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, C हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो हम ये एग्जैक्ट एनालिसिस कर रहे हैं अभी। हालांकि थोड़ी देर बाद कह देंगे कि वाटर से आने वाला H प्लस काफी कम होगा इन कंपैरिजन टू HCl, बट किसी पर्टिकुलर कंडीशन में। कौन सी कंडीशन होगी अभी आएंगे उस पर। एक काम करो, ये पूरी बात पहले लिखो, ये तो पक्का समझ में आ जाना चाहिए बच्चों को कि कॉमन आयन इफेक्ट के चलते H प्लस की कंसेंट्रेशन जब HCl से काफी ज्यादा आएगी
तो वाटर का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो गया होगा और H प्लस की कंसेंट्रेशन इवन 10 की पावर -7 m से भी कम होगी। हाँ, क्वेश्चन कह दे कि अवॉइड इग्नोर द कॉमन आयन इफेक्ट, क्वेश्चन बोल दे तो फिर x की वैल्यू क्या ले सकते हो, 10 की पावर -7 m। नोट करो पूरी बात को। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। थोड़ा सॉल्व करियो, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस के डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -c प्लस माइनस रूट ऑफ कितना सी स्क्वायर माइनस प्लस 4 के डब्ल्यू अपॉन 2। अब दो वैल्यूज आएंगी यहाँ, ऑब्वियसली माइनस साइन को यहाँ पर इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि x कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम फिर x ये ले लेंगे, टेकिंग द वैल्यू x माइनस सी प्लस रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस 4w। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं इसको अपॉन 2। एक बार x आ गया, बताओ एनालिसिस क्या था। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, H2O का इक्विलिब्रियम लिखा था हमने, तो कैसे लिखा था, इस टाइप से 1000 अपॉन 18 माइनस x, ये x बना बट नहीं, x के साथ साथ c और आया था HCl से। तो व्हाट इज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस x प्लस सी। x हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, c हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, आ गई वैल्यू। एक बार ये आ गया तो वी कैन कैलकुलेट pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस टोटल कंसंट्रेशन। दिस कैन बी कैलकुलेटेड। तो बच्चों इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं pH की वैल्यू। हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। बात आती है कि सर क्या हमें बार बार क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी? नहीं, जरूरत नहीं है। कैसे, चलो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। इस पूरे चैप्टर में pH कैलकुलेशन में जहां तहां अप्रॉक्सीमेशंस बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। अप्रॉक्सीमेशंस के बगैर कैलकुलेशन कई बार इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अप्रॉक्सीमेशन सीखना बहुत जरूरी है। तो लिखो सुटेबल अप्रॉक्सीमेशंस। Suitable approximations क्या? अब केस 1, if concentration of strong acid is high, that is मान लो concentration high, तो खैर क्या बोलने, बल्कि इसको ऐसे बोल दो, if concentration of strong acid, बल्कि ऐसे लिखो, if H plus concentration from strong acid is greater than 10 to the power -6 m, then H plus concentration contributed by water can be ignored. सुनो क्या बात कही जा रही है। If H plus concentration from the strong acid is greater than equal to 10 to the power -6 m, then H plus concentration contributed by water, वो क्या था, X था वो, that can be ignored। क्यों? अच्छा वो क्यों, जरा देखो। देखो जब pH कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा, जब अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो एरर आएगा। बट अप्रॉक्सीमेशन का पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि चलो 1-2% एरर आएगा, बट कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगी और आंसर आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। एग्जाम में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वी कैन डू अप्रॉक्सीमेशंस। तो अप्रॉक्सीमेशंस का मतलब कैलकुलेशंस आर मिनिमाइज्ड, इजीली आपका आंसर आएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा एरर आएगा, बट उस एरर से आपको आंसर चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पर्पस होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 m या उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा मतलब 10 की पावर -5 m, 10 की पावर -4 m एंड सो ऑन, देन H+ कंट्रीब्यूटेड बाय वाटर कैन बी इग्नोर्ड, क्योंकि वाटर से आने वाला H+ 10 की पावर -7 नहीं है, उससे भी कम है। 10 की पावर -7 m H+ की कंसंट्रेशन वाटर से जब आती है, जब प्योर वाटर हो, अभी तो कॉमन आयन इफेक्ट के चलते वो और कम हो गई होगी, 10 की पावर -7.5 -पौने 8 टाइप। तो सेफली वी कैन इग्नोर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ जो आ रहा है वो 10 की पावर -6 m से ज़्यादा है।
तो कहने का मतलब ये हुआ, सो x इज मच लेस देन c, तो x प्लस सी को हम क्या मान लें, c मान लो। तो फिर तो साफ क्लियर है कि h प्लस जो था वो x प्लस सी के बराबर था, x को उड़ा दिया आपने, c के बराबर ले लिया, कैलकुलेट pH। कितना आसान हो गया, क्वाड्रेटिक से बच गए। यही तो पर्पस था कि क्वाड्रेटिक से बच जाएं, कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। तो इस तरीके से वी हैव टू कैलकुलेट, ये याद रखना है, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा केस 2, क्या केस 2? नहीं, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाली जो H प्लस की कंसेंट्रेशन है वो काफी कम है। इफ H प्लस फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कौन HCl, it is less than 10 की पावर माइनस 6 m but greater than equal to 10 to the power minus 8 m। इफ H प्लस कंसेंट्रेशन, या कई बार इसे C भी बोल देते हैं, और C अगर मोनोप्रोटिक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो H प्लस कंसेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड और C की वैल्यू 10 की पावर माइनस 6 m से कम है मगर 10 की पावर माइनस 8 m से ज्यादा है। आप सुनो, अब नाउ H प्लस कंसेंट्रेशन फ्रॉम वाटर कांट बी इग्नोर्ड। भैया अब ना, क्यों, स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाली कंसेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 m और 10 की पावर माइनस 8 m के बीच में है, मान लो 10 की पावर माइनस 7 m है, और प्योर वाटर से आने वाली H प्लस कंसेंट्रेशन भी 10 की पावर माइनस 7.25 माइनस 7.5 टाइप है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से 10 की पावर माइनस 7 और वीक एसिड मतलब वाटर से आने वाली 10 की पावर माइनस 7.25, 10 की पावर माइनस 7.5, नहीं अब इग्नोर नहीं कर सकते, अब तो कंपेरेबल वैल्यूज हैं वो। सुनो भाई, 100 के मुकाबले में 1 को इग्नोर करते हैं मगर 100 के मुकाबले में 80 को इग्नोर नहीं कर सकते, 70 को इग्नोर नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में? तो अब तो फिर कुछ नहीं हो सकता, अब तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। तो नाउ सॉल्व क्वाड्रेटिक टू गेट x। क्वाड्रेटिक सॉल्व करके x सॉल्व करना ही पड़ेगा एंड H प्लस कंसेंट्रेशन विल बी टेकन एज x प्लस सी एंड देन कैलकुलेट pH। बच नहीं पाए क्वाड्रेटिक से इस बार, तो हर बार क्वाड्रेटिक से बच भी नहीं पाओगे आप। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला H प्लस कंसेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 m से ज्यादा है, 10 की पावर माइनस 8 m से ज्यादा है और 10 की पावर माइनस 6 m से कम है, तब तो भैया वाटर का इफेक्ट भी लेना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, बच नहीं सकते, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अच्छा एक केस और, मान लो H प्लस कंसेंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड इज नेग्लिजिबल, बहुत ही कम है, तो क्या करें? पहले ये पूरा नोट करो, नोट इट डाउन। केस 3, if a strong acid solution is extremely dilute, is very dilute, ऐसे कर दो, is extremely if a strong acid solution is extremely dilute, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन एक्सट्रीमली डाइल्यूट है तो फिर ऐसे केस में दैट इज C लेस देन 10 टू द पावर माइनस 8 m से भी कम है, फिर तो क्या है, नाम मात्र को है ये। स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला H प्लस बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, इस बार स्ट्रॉन्ग एसिड को इग्नोर कर दो, उड़ा दो इसको, स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले H प्लस को उड़ा दो इन कंपैरिजन टू द वाटर। तो दिस टाइम H प्लस कंसेंट्रेशन इन सच केस H प्लस कंसेंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड इज टू स्मॉल
and can be ignored. And pH may be taken as 7. pH जो है वो 7 के बराबर ले लो प्योर वाटर से, एज इफ कमिंग फ्रॉम प्योर वाटर। प्योर वाटर से आने वाले H+ को ही लेकर के pH 7 बोल दो। प्योर वाटर की pH कितनी होती है? 25 डिग्री सेल्सियस पर, टेकिंग 25 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? तो इस तरीके से कहते हैं हम। तो इन सच केस मतलब ये ऐसा हो गया जैसे इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन है कि एक ड्रम भरा पानी रखा, प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर, उसमें एक बूंद HCl डाल दिया और कह दिया एसिड है। काहे का एसिड? उठाओ पी जाओ उसको, ये तो पानी है। इतना डाइल्यूट, तो मतलब एक ड्रम भरा हुआ है, बहुत बड़ा ड्रम है, मान लो उसमें 100 लीटर, 200 लीटर, 500 लीटर पानी है और उसमें एक ड्रॉप HCl की डाल दो बस। तो वो कोई नाम, वो तो एसिड, कोई ना एसिड थोड़ी है, वो तो नाम का एसिड है। तो एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड से HCl से आने वाली कंसंट्रेशन H+ नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर से आने वाला H+ कितना होगा? 10⁻⁷ m। तो pH क्या बोल दो? 7। उड़ा दो, इस बार किसे को इग्नोर कर दो, इस बार स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले H+ को ही इग्नोर कर दो। तो बच्चों इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये तरीका है। अच्छा, ये एसिड के लिए नहीं है, एसिड के लिए तो हमने मॉडल कैलकुलेशंस की। सेम कॉन्सेप्ट्स आर एप्लीकेबल फॉर द स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑल्सो। तो लिखो ऐसे नोट करके, द अबव केसेस आर सिमिलरली एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो चलो ये तो सीख लिया हमने, तो कुछ तो सीखा है, तो इसकी प्रैक्टिस तो कर लें। लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैम। तो चलो एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसा हो, फाइंड pH फर्स्ट 2 × 10⁻³ m HCl, सेकेंड 0.004 m बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। आप ही को बताना है। मान लो ये क्वेश्चन है, pH बतानी है 2 × 10⁻³ m HCl, दूसरा कोई सॉल्यूशन है 0.004 m बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्व करो, दोनों केसेस में pH फाइंड आउट करो। स्क्रीन को पॉज करो, कॉपी पेन लेकर के, क्वेश्चन तो लिखा ही होगा, नहीं तो लिखो और फिर सॉल्व करो, आंसर पे पहुंचो। आई विल टेल। मैं जरा पानी पी लेता हूं। क्या आंसर आया जरा बताओ। देखो आंसर, सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट क्या है? HCl है और स्ट्रॉन्ग एसिड है और साफ दिखता है कि HCl से आने वाले स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 m से ज़्यादा है। तो फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वाटर का आने वाले H+ को इग्नोर कर दो, और इग्नोर करोगे तो फिर H+ की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में वही होगी जो HCl की है, 2 × 10⁻³ m। तो फिर pH कितनी हो गई? -log ऑफ 2 × 10⁻³ बच्चों एक बात ध्यान दो, आयनिक में आपको लॉग वॉक से मैनेज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लॉग का ध्यान रखना। लॉग बहुत बेसिक पढ़ते हो आप फिजिक्स में जब शुरू करते हैं, मैथ्स में, तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं, सब जगह जरूरत पड़ती हैं, तो ये थोड़ा मैनेज करें। तो ये कितनी वैल्यू हो गई? 3 - log 2 -2 × 10⁻³ है। log a × b क्या होता है? log a + log b, मैनेज कर लिया। और log 2 की वैल्यू हम ले लेते हैं 0.3, तो -0.3, वैसे तो 0.301 होती है, बट 0.3 चलेगा, तो 2.7 इज द आंसर। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, जरा देखना, इस बार बेस है बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में हमें क्या देगा? OH- देगा। तो OH- कंसंट्रेशन कितनी आ रही है? डबल आएगी, डबल। बेरियम हाइड्रोक्साइड दुगना देगा OH-।
डाई एसिडिक बेस है तो दुगना कितना 2 इंटू वॉट 0.4 इंटू 10 to the power -3, तो 8 इंटू 10 to the power -3 m. So this is the OH minus concentration coming from the strong base. Of course this is much greater than 10 की पावर -6 m. 10 की पावर -6 m से काफी ज्यादा है, तो वाटर से आने वाले H+ को इग्नोर कर सकते हैं, तो डायरेक्टली POH निकाल लो, pH भी आई जाएगा। तो POH कितना हो गया माइनस लॉग ऑफ OH माइनस 8 इंटू 10 to the power -3, तो 3 माइनस लॉग 8, लॉग 8 को लॉग 2 की पावर 3 ऐसे लिखेंगे, तो 3 log 2 0.3 इंटू 3.9 2.1 आ गया POH। और आपको पता है pH क्या होता है 14 माइनस POH, टेम्परेचर 25 डिग्री मानना है न्यूमेरिकल्स में, कुछ ना बोला जाए तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 ऑलवेज एप्लीकेबल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन, और POH आ गया 2.1, तो ये हो गया 14 माइनस 2.1 कितना 11.9। दैट्स इट, यही आंसर है। दैट्स इट, माइनस नहीं है ये, मतलब 11.9 यही आंसर है। तो कितने आसान क्वेश्चन थे। ऑफ कोर्स pH 7 से ज्यादा है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माना हुआ है, तो बेसिक सोल्यूशन, और अच्छी खासी ज्यादा है तो स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशन, स्ट्रांगली अल्कलाइन सोल्यूशन। अगर pH 1 2 के आसपास है तो स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन, pH अगर 12 13 14 के आसपास है देन स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशन और अल्कलाइन सोल्यूशन, और pH 7 है तो न्यूट्रल, और 7 के आसपास है 6.5 6 उधर 7.5 8 देन ऑलमोस्ट न्यूट्रल सोल्यूशन, वीकली एसिडिक और वीकली अल्कलाइन सोल्यूशन। सो लाइक दैट यू विल से। तो बच्चों ये तरीका है, नोट करो, और भी क्वेश्चन लेंगे, नोट इट डाउन। अच्छा, जैसे मैं लॉग की बात कर रहा था कि थोड़ा सा लॉग पढ़ लेना यार, हालांकि जैसे कई बार कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, log 2 की वैल्यू याद रख लो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 0.3 ले लेना है, log 3 की वैल्यू 0.48 लेके काम चला सकते हो। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो ये होती है, log 2 की वैल्यू 0.303 एंड 0.301 एंड log 3 की वैल्यू बेस 10 पर 0.4771, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली बोल देते हैं 0.3, इसको अप्रोक्सीमेटली बोल देते हैं 0.48। तो बच्चों इस तरीके से बोल देंगे log 2 log 3। गॉट इट। अब कई बार बच्चों को जरूरत पड़ती है कि सर अगर मुझे log 5 चाहिए तो कैसे करें। अरे तो बड़ा आसान है भाई, log 10/2 लिख लो इसको। भाई 5 को 10/2 तो लिख ही सकते हो ना, और log a/b क्या है, log a माइनस log b, तो log 10 1 माइनस log 2 0.3, तो वैल्यू आ गई 0.7। ऐसे मैनेज करना है। सर मुझे log 6 चाहिए, तो 6 तो बताया ही नहीं आपने। अरे तो पता है ना, log 6 को क्या लिख लो 2 इंटू 3। वैसे कई बार बच्चे IIT की तैयारी करते हैं तो बनता नहीं हमारा ये सब बताना। IIT की तैयारी कर रहे हो, हाँ बच्चे कुछ केवल स्कूल की पढ़ रहे हो, बेसिक्स जा रहे हो, मौज मस्ती में ज़िंदगी चल रही हो, फिर तो उनको इसमें भी फाइट रहती है। और जब ये भी सीखते हैं बच्चे तो उनको लगता है वाह मैंने कितनी बड़ी चीज़ सीखी। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए है तो फिर तो भाई रिविजिट करो, पढ़ो लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो log 2 0.3 प्लस log 3 0.48, तो वैल्यू 0.78 हो गई। जरूरत पड़ने पे ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे log मान लो 12 है तो 12 कैसे मैनेज कर लोगे, log 4 इंटू 3, और log 4 मतलब log 2 की पावर 2 log 2, तो 0.6 प्लस 0.48 कितना हो गया। सो वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.08। लाइक दैट यू विल हैव टू मैनेज। अब कोई कहने लगे कि सर log 7 चाहिए, अब बतलाइए सर जरा, अगर कहीं फंस गया क्वेश्चन और log 7 आ गया तो देखो इतना वेरिएशन नहीं होता। log 7 log 6 की वैल्यू हमें पता होती है, log 8 की वैल्यू पता होती है, log 6 और log 8 का एवरेज ले लो, चलता है ये log 6 प्लस log 8 का एवरेज लो। और जब ये एवरेज लोगे तो फिर आसान रहेगा ये सॉल्व करना। log 6 कितना है वो अभी फाइंड आउट किया ही था हमने 0.78, और log 8 कितना है, log 2 की पावर 3 log 2 मतलब 0.9 अपॉन 2,
तो कितना हो गया 1.68/2। सॉल्व करोगे तो 0.284 हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हो सकता है 0.84 से जस्ट कम, जरा सा कम या जरा सा ज़्यादा होगा, बट आंसर रिपोर्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज। कभी जरूरत पड़ जाए तो log 7, log 11, log 13 ऐसी जरूरत पड़ जाए तो यू कैन डू इट, एवरेज ले लो। तो ये तरीके होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि सर ये log 0.4 कितना होगा, तो भाई ठीक है log 0.4 को क्या लिख लो, log जैसे कितना 4/10, तो log 4 की वैल्यू 0.6 माइनस log 10 की वैल्यू 1, तो -0.4 आ गया ना, -0.4 आ गई बात समझ में। तो इस तरह की पॉइंट्स होते हैं, बच्चों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? चलो बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएगा वी विल बी एबल टू सॉल्व। और जरा सॉल्व करना क्वेश्चन, मान लो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। फाइंड pH ऑफ 2 × 10⁻⁷m HBr aqueous। करो सॉल्व। pH ऑफ 2 × 10⁻⁷m HBr की pH बताओ। थोड़ा ध्यान से देखना, केस 1 या केस 2 या 3 केस पढ़े हैं। वैसे तो केस 1 से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व, बट देखना कि क्या एंट्री केसेस हैं। स्क्रीन को पॉज करो, कॉपी में क्वेश्चन लिखने के बाद उसे सॉल्व करो, कम टू द आंसर, देखते हैं क्या आंसर आता है, फिर मैच करना। डू इट। हाँ भाई बताओ, ध्यान से देखो। स्ट्रॉन्ग एसिड की जो कंसेंट्रेशन है वो 2 × 10⁻⁷m है। केस 2 लगेगा, मतलब वाटर से आने वाले H+ को इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर तो वी कांट इग्नोर H+ कंसेंट्रेशन फ्रॉम वाटर। तो वाटर का इक्विलिब्रियम तो फिर एस्टैब्लिश कराना पड़ेगा। तो ये कितना H+ + OH- 1000/18 ये कंसेंट्रेशन होती है नॉर्मली वाटर की। इसमें से X खर्च हुआ, कॉमन आयन इफेक्ट कंसिडर करना पड़ेगा, और ये X बना, ये X बना, बट नहीं एसिड है तो H+ कितना और आ रहा है 2 × 10⁻⁷m। अब KW H+ × OH- = KW, ये तो पता ही है सबको, आपको भी। तो H+ X + 2 × 10⁻⁷ इंटू OH - X = 10⁻⁻14। मैंने कहा ना, क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो टेम्परेचर इज अज्यूम्ड टू बी 25 डिग्री सेल्सियस एंड अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व। जरा देखना क्या हो गया, x² + 2 × 10⁻⁷ x - 10⁻⁻14 = 0। x की वैल्यू आ गई -2 × 10⁻⁷ प्लस ही ले लो, इस माइनस तो लेने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव ही होनी है। तो 4 × 10⁻⁻14 प्लस 4 × 10⁻⁻14/2। थोड़ी कैलकुलेशन चेक करते रहना, कई बार मेरे से गड़बड़ हो जाती है। कितना आ गया, 4 और 4 8, 2√2, तो 2√2 - 2 10⁻⁷/2, 2 से ये 2 कैंसिल, तो √2 मतलब 1.4, 1.4 - 1.4, नियरली ये वैल्यू आ गई 0.4 × 10⁻⁷m। यही आई, आ गया x। अब क्या है, अब तो pH कैलकुलेट कर लेंगे। साफ दिखता है पूरी इक्वेशन से कि व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ H+। व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ H+? H+ कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू x + 2 × 10⁻⁷m। 0.4 आया था ये, तो वैल्यू कितनी हो गई 2.4 × 10⁻⁷। इसको यूं भी कह सकते हैं 24 × 10⁻⁸m। ये हो गई टोटल H+ कंसेंट्रेशन। अब pH फाइंड आउट, कट तो ना गया,
कोई बात नहीं, बच गया। वैसे कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी चाहिए। तो बस अब पीएच कितनी हो गई, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ दिस, तो 8 माइनस लॉग 24, तो 8 माइनस लॉग 24 को लोग 8 गुणा 3, 8 या 24, 8 लॉग 8, 8 की वैल्यू 0.9 माइनस 3.48, तो कितना हो गया 8 माइनस 1.38, तो वैल्यू हो गई कितनी 6.62। दैट्स इट, यही आंसर है बच्चों, यही आंसर है 6.62। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, यही आंसर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप अगर वाटर का इफेक्ट इग्नोर कर दोगे तो सिंपली अगर पानी का प्रभाव कैंसिल कर दिया तो H+ कंसेंट्रेशन यही हो गई, तो 7 माइनस log 2 वैल्यू आ गई 6.7। 6.7 आंसर गलत माना जाएगा। 4 ऑप्शन आएंगे, इसके 6.7 ही होगा पहला ऑप्शन। कई बार आपने अगर वाटर का इफेक्ट इग्नोर किया तो वही आंसर आएगा 6.7। आप उसे टिक मार के आ जाओगे और सोचोगे यस आई गॉट 4 मार्क्स, यस, बट वो यस नहीं हुआ, यू वर अवॉर्डेड विद -1 मार्क। जेई मेन में मान लो क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो इसलिए बी कॉशियस। ऐसे क्वेश्चंस जेई मेन में आ सकते हैं, एडवांस में भी आ सकते हैं, हालांकि एडवांस में और अच्छी चीजें आने के लिए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। मेन में तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार सिंपल आ जाते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फैक्ट। और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक काम करो, जरा पहले इसको पूरा नोट करो। आप सॉल्व करके बताओ, चलो देखें। फाइंड पीएच ऑफ, मान लो ऐसे बोल दें 3 × 10⁻⁻7 m बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। 1.5 ले लो, काम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। तो 1.5 × 10⁻⁷ m बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की पीएच बताओ। ऑफ कोर्स एक्वस नहीं लिखा है तो एक्वस मानना है, वरना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। खुद सॉल्व करो, स्क्रीन को पॉज करो, सॉल्व द क्वेश्चन। तो फाइंड पीएच ऑफ 1.5 × 10⁻⁷ m बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। जरा देखना आपने क्या आंसर फाइंड आउट किया, मुझे भी पता नहीं है, कैलकुलेट करेंगे फिर आंसर मैच करना। बेरियम हाइड्रोक्साइड है 1.5 × 10⁻⁷, 10⁻⁷ का ऑर्डर है, तो इसका मतलब वाटर का इफेक्ट तो लेना पड़ेगा। वाटर देगा H+ + OH- केस 2 लेना पड़ेगा। मान लो ये 1000/18 - x, क्या बना x, क्या बना x, बट नहीं OH- और आएगा कितना यहां से। बेरियम हाइड्रोक्साइड तो डाइएसिडिक बेस है, डबल आएगा, डबल मतलब 2 × 1.5 × 10⁻⁷ m बराबर x + 10 कितना 3 × 10⁻⁷ m, ये वैल्यू आ गई। अब बाकी क्वाड्रेटिक वही बनेगी, H+ मतलब x इंटू OH- मतलब x + 3 × 10⁻⁷ m इज इक्वल 10⁻⁻14। तब सॉल्व करोगे तो 3 × 10⁻⁷ x - 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 0 प्लस कितना 9 × 10⁻⁻14 + 4 × 10⁻14/2। तो देखना 9 और 4 13, √13 माइनस कितना 3 × 10⁻⁷/2। अब बाकी की कैलकुलेशन आप स्वयं करो। अब √13 मतलब कितना, थोड़ा देखना पड़ेगा। 3 हो सकता है 3.4 के आसपास कुछ आ जाए, -3
तो जो भी वैल्यू आएगी x आ गया, एक बार x आ गया तो बस H प्लस पता है, तो pH कैन बी कैलकुलेटेड। तो बच्चों ये तरीका है। तो एक बात तो देखो, वाटर जब आयोनाइज होता है तो H प्लस भी देता है, OH माइनस भी देता है। तो अगर बाहर से कोई एसिड मिला दो तो कॉमन आयन इफेक्ट मिलेगा, बेस मिला दो तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। एंड ऑफ कोर्स जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। x की वैल्यू चाहे एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ वुड बी लेस देन 10 to the power -7m। तो x वुड बी लेस देन 10 की पावर -7m इररिस्पेक्टिव ऑफ एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ, क्योंकि एसिड मिलाओगे तो कॉमन आयन इफेक्ट H प्लस बढ़ने की वजह से, और बेस मिलाओगे OH माइनस तो कॉमन आयन इफेक्ट इट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट आयोनाइजेशन ऑफ वाटर हमेशा घटेगा। तो कभी कभी मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ लें, मोर देन वन करेक्ट में, इन विच केस alpha water is less than 1.8 in 10 to the power -9 at 25 degrees Celsius. A. On adding HCl gas, पॉइंट ऐसे लिख लो बल्कि 0.1 m HCl on adding 0.2 m barium hydroxide on adding 0.1 m HNO3 on adding 0.2 m KOH। बताओ किस केस में अल्फा वाटर का अल्फा वाटर मतलब सेल्फ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज लेस देन 1.8 इन 10 टू द पावर -9। आपको पता है 25 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर का अल्फा ये होता है 1.8 इन 10 टू द पावर -9। इससे कम कब होगा? जब कॉमन आयन इफेक्ट लगे, और वाटर पे कॉमन आयन इफेक्ट हमेशा लगेगा, चाहे आप एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ। तो ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, all 4 options will be the answer. Whatever you add, acid or base, equilibrium will be shifted in the backward direction. Because of that, alpha will be decreased for water. पानी का डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन घट जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से बच्चे इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और बच्चों को अटेम्प्ट करने चाहिए। करो नोट पूरी बात। अब देखो, ये हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है pH कैलकुलेशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, चलो बात पढ़ते हैं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो pH कैलकुलेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो नेक्स्ट केस लेंगे। तो ये नेक्स्ट केस, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ strong acid and strong base, strong mixture of strong acid or strong base। और स्ट्रॉन्ग बेस ये है। नहीं, कोई एडिशनल थ्योरी की आवश्यकता नहीं है। अभी तो वीक एसिड पे आए नहीं, वीक एसिड की थ्योरी मेन है। ये सब तो कई बार आपने मोल कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स में भी कई बार पढ़ा हुआ होता है, वहां भी निकालते हो आप कंसंट्रेशंस। तो ठीक है, pH ऑफ द मिक्सचर। एक क्वेश्चन लेके शुरुआत करते हैं। मान लो ऐसे कह दें, फाइंड pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मान लो दो अलग अलग क्वेश्चन ले लें। 1 लीटर 0.1 m बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस 0.5 लीटर 0.1 m KOH एक्वस। ये भी एक्वस। सेकेंड क्वेश्चन मान लो ऐसा हो, 100 ml 0.1 m HCl प्लस
400 ml 0.05 m बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस मान लो 500 ml वाटर, ये सब मिलाया तो बताओ फाइनल पीएच क्या होगी दोनों ही केसेस में। थोड़ा सावधान रहना, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट में आपने जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हुई हैं उनको भी याद रखना कि जब दो सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन में पहले चेक करना पड़ता है कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही। अब ये बात तो पता होता है बच्चों को, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ। दो एसिड मिक्स करो, नो रिएक्शन अकर्स। दो बेसिस मिक्स करो, नो रिएक्शन अकर्स। बट दो सॉल्यूशंस मिक्स कर रहे हैं जिनमें एक एसिड है और एक बेस है तो रिएक्शन तो होगी। और पीएच वीएच तो बाद में देखेंगे, कंसंट्रेशन वगैरह तो सब बाद में देखा जाएगा। पहला काम रिएक्शन करवाओ, रिएक्शन में फिर चेक करो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन एक्सेस है, कौन निबट गया, कौन बचा। जो बचा इज गोइंग टू डिसाइड, एसिड बचा तो गोइंग टू डिसाइड H प्लस कंसंट्रेशन एंड pH विल बी लेस देन 7, और बेस बचा सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन विल बिकम एल्कलाइन एंड OH माइनस कंसंट्रेशन वी कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड pH। ये कहने में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, आपसे ही क्वेश्चन करने के लिए कह दिया जाए आप कर लोगे। स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं भी कराऊंगा, डू इट। हाँ भाई, किया क्वेश्चन सॉल्व, जरा देखें। अब मान लो क्वेश्चन ऐसे कह दे कि pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बताना है। पहला पार्ट 1 लीटर बेरियम हाइड्रो, पहला बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा KOH वो भी स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस आपस में मिलाओ तो रिएक्शन नहीं करते, फिर तो OH माइनस कंसंट्रेशन फाइनल फाइंड आउट कर लो। और ये काम अपने आयनिक में छोड़ो, ये तो आपने कंसंट्रेशन टर्म्स जब मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे थे वहां भी पढ़ा है। तो OH माइनस के टोटल मोल्स ऑफ OH माइनस अपॉन टोटल वॉल्यूम, यही तो होता है कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। तो टोटल मोल्स OH माइनस, यहां से भी आएंगे। मोल्स क्या होते हैं? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो मोलैरिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम 1 लीटर इंटू 1 में से दुगना OH माइनस कंसंट्रेशन ही कह रहे हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड डबल देगा, डबल। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू 1 में से दुगना इंटू 2 प्लस मोलैरिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम 0.5 लीटर और 1 में से 1 KOH तो मोनोएसिडिक बेस है ना। टोटल मोल्स आ गए, मोल्स नहीं आई है, हाँ मोल्स आ गए, अपॉन वॉल्यूम हो गया टोटल 1 प्लस 0.5 लीटर, 1.5 तो कितना हो गया 0.2 प्लस 0.05 अपॉन 3/2, यही तो हुआ 0.2 प्लस 0.05, हाँ तो 0.25 का डबल 0.5 अपॉन 3m। तो एक तरीके से POH कितना हो गया 5 बाई माइनस लॉग ऑफ, ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख दो 5/3 इंटू 10⁻⁻1m, ऐसे लिख दो। तो कितना हो गया ये माइनस लॉग ऑफ 5/3 इंटू 10⁻⁻1m। तो बस माइनस तो बाहर है, तो log 5 प्लस log 5 की वैल्यू 0.7 प्लस log 10⁻⁻1 -1 माइनस log 3 की वैल्यू 0.48, यही हुआ। तो पॉइंट ये हो गया 1.48 माइनस 0.7, तो ये कितना हो गया 0.78। दैट्स इट, ये है POH। तो pH की वैल्यू कितनी हो गई? ऑब्वियसली बेसिक सॉल्यूशन है तो pH कितना 14 माइनस POH 0.78, तो आंसर कम्स आउट टू बी 13.22। दैट्स इट। कैलकुलेशन एक बार रीचेक कर लेना, मेरा गलत हो और आपका कुछ और आंसर आ रहा हो तो बट ठीक है, परेशान मत होना, हो जाता है वो, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्चुअली यू शुड गो लॉजिकल एंड यू शुड गो स्ट्रॉन्ग, सो लाइक दैट यू कैन कैलकुलेट। जरा सेकंड पार्ट पे आना भाई, क्या आपका आंसर आया?
सेकंड पार्ट, हाँ इस बार एक सॉल्यूशन HCl है, एसिड है, दूसरा सॉल्यूशन बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और तीसरा तो पानी है। पानी तो बस वॉल्यूम बढ़ाने का काम करेगा, बाकी रिएक्शन तो होगी आपस में। तो पहला काम रिएक्शन कराओ, पीएच बेस तो बाद में देखेंगे, पहले देखें तो सही बचा कौन और खत्म कौन हुआ। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बना, बेरियम क्लोराइड प्लस 2H2O। तो HCl के मिलीमोल्स कितने, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 100 इंटू 0.1 10 मिलीमोल, और बेरियम हाइड्रोक्साइड के मिलीमोल्स हैं 400 इंटू 0.05, तो कितना हो गया 20 मिलीमोल। यही हुआ 20 मिलीमोल, हाँ 5 × 10⁻⁴, तो 4 × 5 20 मिलीमोल हो गया, राइट। तो 20 मिलीमोल और ये 10 मिलीमोल, साफ दिखाई पड़ता है कि इस 10 के लिए 5 ही चाहिए और ज्यादा है ये, तो ये लिमिटिंग HCl क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये तो पूरा खर्च हो गया 10 मिलीमोल, 2 मिलीमोल से 1 मिलीमोल खर्च हुआ, तो 10 से 5 मिलीमोल खर्च हुआ है भाई। तो फिर 15 मिलीमोल बच गया। तो फिर 15 मिलीमोल बच गया। नहीं, BaCl2 जो प्रोडक्ट बने हैं ये सब दे डू नॉट कंट्रीब्यूट इन pH। तो फिर तो OH- के मिलीमोल्स कितने हो गए, OH- की फाइनल कंसेंट्रेशन मिलीमोल्स कितने, बेरियम हाइड्रोक्साइड 15 मिलीमोल है, तो 15 इंटू 2 क्यों करा, इंटू 2 क्यों, डबल देगा, डबल OH-। तो इतने मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml में लेना वॉल्यूम, तो 100 ml प्लस 400 500 और 500 1000 ml, ये हुई कंसेंट्रेशन। ऊपर मिलीमोल्स है तो नीचे वॉल्यूम भी ml में लेना है, तो 15 दूनी 30, तो 3 × 10⁻⁻²m, यही हुआ। So what is POH? POH is equal to 2 - log3. So what is pH? 14 - 2 plus log3, 12.48. That's it. ये आंसर है। पहला वाला फाइनल सॉल्यूशन भी स्ट्रांगली बेसिक था, ये भी बेसिक सॉल्यूशन है क्योंकि OH- बचा है। अगर HCl बच जाता और बेरियम हाइड्रोक्साइड पूरा निमट लेता तो सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक होती, लिमिटिंग रिएजेंट फिर बेस होता, HCl कितना बचता उसके बेसिस पर हम H+ कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करते। वाटर का प्रभाव लेने की यहाँ फाइनली कोई जरूरत नहीं है। वाटर का प्रभाव कब लेते हैं, केस 2 में, वो केसेस तो यहाँ अराइज ही नहीं हो रहे। बढ़िया था सवाल। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑफ आयनिक। आयनिक क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होते हैं, बस थोड़ा सिस्टमेटिकली चलें, कैलकुलेशन अपनी स्ट्रांग रखें, फास्ट रखें। फास्ट और स्ट्रांग कैलकुलेशन जब ही होती हैं जब थोड़ा सा आप खुद ही कैलकुलेशन करते हो, प्रैक्टिस करते हो। कैलकुलेटर का इस्तेमाल वर्जित है, वर्जित, नॉट अलाउड। कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करें, ये बेसिक कैलकुलेशन स्वयं करनी है। और इस तरह की क्या अच्छी खासी कैलकुलेशन कई बार जेईई मेन या जेईई एडवांस्ड फिजिक्स में कई बार खूब जम की कैलकुलेशन आती है। बच्चों के आंसर नहीं आ पाते तो नंबर कम आते हैं, और जिनकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती हैं और एक्यूरेट होती हैं बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं, और वहीं डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन स्टूडेंट्स। उसी से वो पता लगाते हैं कि कौन बेहतर है हमारे लिए एंड वुड बी अवार्डेड द बेटर रैंक, और कौन जो है वो कमज़ोर है इन कैलकुलेशंस में। तो वीक पॉइंट्स को पहचान करके वो लोग छटनी करते हैं बच्चों की। तो अपने वीक पॉइंट्स ना रखें, कैलकुलेशन स्वयं करें, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करें। सो लाइक दैट, लाइक दीज थिंग्स यू विल हैव टू डू। तो बच्चों ये थी कैलकुलेशंस अकॉर्डिंगली। तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, मिक्सचर ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी हो गया। चलो वीक एसिड की या वीक बेस की बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।